यूरोपियन यूनियन, उसके बाद यूके और फिर अमेरिका, तीनों ने एक बयान जारी किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्हें तशवीश है। उससे पहले अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में जो कंपनियां जुड़ी हैं उनके ऊपर पाबंदियों का इतलाक़ भी किया गया। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी एक बयान आया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट थी उसको अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखना हो कि ये बाकी दुनिया क्यों बोल रही है, दुनिया कोई फेयर वर्ड नहीं है, अपने अपने मुफादात के लिए चलती है। इसलिए अगर कभी भी ये कहना हो कि मुवाजना करना हो, तो मुवाजना करने के लिए अगर हम एक तरफ देखें कि फ़लस्तीन के अंदर वो जो नस्ल कुशी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका कितनी पोजीशन ले रहे हैं तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ उनके मुफादात दूसरी तरफ है। पाकिस्तान के हवाले से तीनों ने बयान दिया और यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट के अंदर बड़ा वाज़ेह एक मैसेज था कि जो पाकिस्तान को तजारत के अंदर एक खुसूसी सहूलत हासिल है, GSP+ जिसको हम बोलते हैं, GSP+ में इंसानी हकूक़ की पासदारी जो है वो भी शामिल है और पाकिस्तान ने उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए हुए हैं। हम उसके जो वो मेंबर ममालिक हैं उनमें शामिल हैं जिन्होंने उसके ऊपर साइन किए हुए हैं। तो क्या हम उसकी वायलेशन करते हुए उस GSP+ की जो सहूलत है उससे महरूम तो नहीं हो जाएंगे? ये सबसे पहला अंदेशा दिमाग में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि दो ऐसे आपकी डेस्टिनेशन हैं बरामदात के लिए, एक अमेरिका और दूसरा यूरोपियन यूनियन, जहाँ बेशतर हमारी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स जा रही हैं और बाकी भी बरामदात का बड़ा हिस्सा इन दो मंडियों में जा रहा है। तो क्या हम उसकी वायलेशन में हैं और क्या सफारती महाज के ऊपर ऐसे चैलेंजेस हैं कि ये बयान सामने आ रहे हैं? तो हमारे पास आज प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत हैं, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं एजाज़ चौधरी साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं रियासत अली एजाज़ साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन एजाज़ चौधरी साहब, आपको खुशामदीद भी कहूँगा और आप ही से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। ये तीनों बयानात और पहले मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियाँ, ये आगे पीछे मामला चल रहे हैं। क्या कोई नई ऐसी डेवलपमेंट है, कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो रही है जो अभी हमें नज़र नहीं आ रही? क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में ऐसा इतनी भी तशवीश नहीं है। उसकी वजह यह है कि कम से कम जौहरी प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर यकजहती है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स है जो ये समझता है कि ये ताकत हमारे पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिफाई निज़ाम का ये कलीदी हिस्सा है। अगर ये हमारे पास ना होती तो खुदा जाना अब तक मोदी साहब जो हैं वो जब सर्जिकल स्ट्राइक्स जो उन्होंने 2019 में की थी, अब तक कई दर्जन कर चुके होते। इस वजह से इसके ऊपर तो कोई समझौता नहीं हो सकता। और वो एक लिहाज से ये जो उनका बयान भी है अमेरिका का, सच्ची बात है कि बिल्कुल यानी रिडिकुलस किस्म का है कि भाई आप पाकिस्तान का सारा दिफाई निज़ाम जो है वो हिंदुस्तान से जिस एक जारहियत है उसका ख़तरे से बचने के लिए है। हमारा अमेरिका पे या मगरिब में किसी भी मुल्क पे कोई किसी किस्म का वो नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें कोई शक रहा नहीं, कभी भी हमने इसमें कोई इबहाम नहीं छोड़ा। ना ही हम अमेरिका से कोई ऐसे पुर्जे लेते हैं कि हमारी जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से हमारी इस्तेताअत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कोई एक उन्होंने अपनी ज़ाब्ते की कार्रवाई की होगी शायद। मुझे जो लगता है वो ये है कि वो एक बयानिया सा बना रहे हैं और उस बयानिए की वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया जो है वो अमेरिका के बयान की एक किस्म की पजीराई करेगी, तो इस वजह से शकूक पैदा होते। तो पाकिस्तान के लिए अगर नैरेटिव की दुनिया में देखा जाए तो यकीनन एक अच्छी पेशरफ्त नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत इससे कम अज़ कम कोई किसी लिहाज से मुतासर नहीं होगी। हमें बहरहाल अमेरिका को एंगेज रखना चाहिए, पहले भी रखते रहे हैं और उनको बताते रहना चाहिए कि आप खुद आके देख लें, आपको खुद इल्म है। लेकिन एजाज साहब, जो ट्रंप इंतजामिया की नई काबीना के हवाले से जो नाम सामने आए हैं, वो अगर नाम भी मैं देखूं तो वो ज़्यादातर हमें ये नज़र आता है कि वो एंटी चाइना जो एक पोजीशन है उसको उन्होंने स्ट्रेंथन किया अपनी काबीना के अंदर और प्रो इंडिया लॉबी को उन्होंने खूब मजबूत कर लिया। तो हमें एक नया सिनारियो है जिसको फेस करना है 20 जनवरी के बाद। ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका में तब्दीलियां बल्कि हमारे जो इलाका है पूरा इलाकाई तनाजुर भी बदल रहा है, खुसूसन मशरक़ वस्ता। वहाँ पे आपने देखा इसराइल बहुत मजबूत हो रहा है। और अभी मैं देख रहा था एक जगह पे कि अमेरिका में जो एक प्रोग्राम हो रहा था, टेड क्रूज में ख्याल उसमें एड्रेस कर रहे थे कि जी किस तरह हमने अब ईरान में रजीम चेंज लानी है। तो पूरा एक वो सिलसिला शुरू हो गया है। अभी पाकिस्तान पे तो उनकी तवज्जो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक हवा हमवार की जा रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद शायद पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जो है वो किसी हवाले से इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता हो, हमारे जो मिसाइल हैं।
जबकि हमने बहरहाल ये वाजे किया है कि हमारा इस किस्म का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ना हमें उधर से कोई खतरा है, ना हम उस तरफ कोई भी जाना चाहते हैं। तो ये वजाहत तो हमें मुसलसल करते रहना पड़ेगा, चाहे अमेरिका में बेशक हुकूमत नहीं आ जाए, बेशक वो ईरान के साथ दस गरिबा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ मेरे ख्याल में नहीं बदलना चाहिए हमें। सर, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो बयानात आए, यूरोपियन यूनियन का, फिर यूके का और फिर अमेरिका का, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तीनों के बयानात बड़े मजबूत बयान हैं और मसाइल का सबब बन सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बुनियाद बना के कल को कोई पाबंदी लगा दे, कोई जीएसपी स्टेटस विड्रॉ कर ले, तो फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 2014 का मुझे याद है, जब हमने ज़रबे अज़्ब करना था, तो उस वक्त, उसके बाद आपको पता है, जब दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जिस बेरहमी से उन्होंने बच्चों को मारा, तो हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसमें कुछ 17 नुकात थे। उसका पहला नुक्ता ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाए। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं भी सर्विस में था, कि दलील ये दी गई थी कि कम से कम एक केपी के इलाके में जो अदालतें थी, 95% जो लोग थे जो पकड़े जाते थे दहशतगर्द, और छूट जाते थे अदालतों से। तो एक मखसूस हालात में आपको ये काम करना पड़ता है, और यूरोपियन यूनियन को भी पता है कि आईसीसीपीआर के आर्टिकल 14 में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का आपका इशू हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ ट्रांसपेरेंसी हो। वो आपको पता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के कंसिस्टेंट होने चाहिए ये जितने भी डिसीजन हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो इसके ऊपर को उस तरह अमल दरामद करेंगे। वैसे भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए सिर्फ यूरोपियन यूनियन की मार्केट पे। बहुत बहुत बार जब ट्रेड डिप्लोमेसी पे बात हो रही होती है तो लोग कहते हैं कि डाइवर्सिफाई करें, इसीलिए कहते हैं कि आप कहीं बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो जाएं किसी एक उसके। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि कोई फर्क नहीं आएगा, ये पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में कर रहा है। मैं नहीं समझता कि इससे पाकिस्तान के उसके ऊपर कोई मसाइल आएंगे। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सब कानूनी तौर पर देखें, ये तो एक इंटरनेशनल सफारती महाज के ऊपर है, तो आपको क्या लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने जिन 25 लोगों की सज़ाओं का ऐलान किया, बाकी भी अभी लोग हैं, वो कुछ दिनों तक उसके भी ऊपर डिटेल्स आ जाएंगी, ये कंसिस्टेंट है पाकिस्तानी कवानीन और इंटरनेशनल जो कवानीन है उससे मुताबिकत रखता है? नहीं, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। उसकी रीज़न ये है किस चीज़ से डिसएग्री करते हैं? ये जो आप इनकन्सिस्टेंसी की बात करते कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं और हमारा जो यहाँ पे उससे मुताबिकत नहीं रखता। नहीं, मैं जो मिलिट्री कोर्ट में यहाँ पे ट्रायल हो रहे हैं ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स का ही पूछ रहा हूँ जी, ये वहाँ के जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस उससे मैच नहीं करते। हमारे यहाँ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। वो कैसे? मसलन के यहाँ पे हमारे यहाँ एक जनरल लॉ है और एक स्पेशल लॉ है। ये जो आर्मी का है, आर्मी एक्ट 1952 जो है ना, वो देखना ये कि उसके अंडर जो गवर्न हो रहा है, जो अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट एक्ट है, उसकी जुरिस्डिक्शन वहां पे कि विद इन द पैरामीटर अगर वो कोई जुर्म करता है तो उनको वहां पे ट्राई किया जा सकता है। यहाँ पे सिचुएशन अलग से बिल्कुल डिफरेंट है। उनका ट्रायल और यहाँ का ट्रायल, उसका तरीक़ेकार का फ़र्क है। यहाँ का सिविलियन, उसका आर्मी या मिलिट्री जो कोर्ट उसमें ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? उसकी रीज़न ये है कि ये तो उस आर्मी एक्ट के अंडर गवर्न ही नहीं करता। आपने अगर लेट्स सपोज देखे वहाँ पे ट्रायल होता है तो वहां पे पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक, इंटरनेशनल को छोड़ दें, इस तरह हम सारे देखने वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे, पाकिस्तानी कवानीन और आइन को सामने रखें, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स ने जो सजाएं दी वो ठीक है, दुरुस्त है? नहीं, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। सिविलियन का ट्रायल वहां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। देखिए मलिक साहब, यहाँ पे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे 780 या फलां है, तो 154 के तहत सीआरपीसी के तहत एफआईआर हो जाती है। उसके बाद फिर उसका 173 के तहत रिपोर्ट आता है, प्रोसिक्यूटर जो है वो सबमिट करता है, और फिर वहां पे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है, वो चाहे 302 का हो चाहे किसी भी, वो वहां उस कोर्ट में आता है, और वो कोर्ट अगर तो ट्रायबल बाय दैट कोर्ट है तो वो चलान या रिपोर्ट 173 अपने पास रख लेती, जिसके अंदर सारी एविडेंस होती है, गवाहान की फहरिस्त होती है। और उसके बाद अगर उसके ट्रायबल ना हो तो 190 सीआरपी से उसके तहत वो पुटअप कर देती, सेशन के पास चला जाता है, और फिर अगर सेशन ट्रायल है तो फिर जिस कोर्ट में वो रिपोर्ट जाएगी वो एविडेंस देखेगा, पहले देखेगा कि ये प्रोसीडेबल है, वो उसका चार्ज फ्रेम करेगी और फिर गवाहान को इस्तगासा को तलब करेगी। ये तरीकेकार है। एक चीज जो वहां पे ट्रायल होता है उसके अंदर फर्दे जुर्म ही नहीं होती, वहां पे जजमेंट ही नहीं होती, वहां पे गिल्टी और नॉन गिल्टी का कॉन्सेप्ट है। अब जो जजमेंट होती है वो रीजंस ऑफ द डिसीजन होती है। तो मैं समझता हूं जो
आर्टिकल 10A है एक, तो उसके हवाले से फिर जो फेयर अपॉर्चुनिटी हम हमेशा डिमांड करते हैं, फिर चूंकि आप जिस बंदे को सजा देने के लिए जा रहे हैं, आपका वहां पे एक्सेस ही नहीं पब्लिक को, कोर्ट तो वो है ना जब पब्लिक को भी एक्सेस हो, तो वहां पे कैसे ट्रायल हो रहा है, कैसे एविडेंस आई, कैसे फर्दर जुर्म लगाया, बैरिस्टर वकील साहब से इंटायरली डिफरेंट है।